हसन एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। जी स्टूडेंट्स, आज मैं चैप्टर नंबर 2 के नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ। हमने लास्ट टाइम स्केलर प्रोडक्ट को देखा था, जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, जो कि दो वेक्टर्स के दरमियान प्रोडक्ट लेने का या मल्टीप्लाई करने का एक तरीका था। अब हम उसका एक और तरीका पढ़ने जा रहे हैं, वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने का एक और मेथड पढ़ने जा रहे हैं, जो कि क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट कहलाता है। आइए देखते हैं ये क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट क्या चीज़ है। जी, वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट भी इसे कहा जाता है। जी, वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह का प्रोडक्ट है वेक्टर्स का? इसमें जब दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, मल्टीप्लाई करने से जो आपको रिजल्ट हासिल हो, अगर वो एक वेक्टर क्वांटिटी है तो आप उसको वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट का नाम देते हैं। ठीक है, यहाँ में लिखा हुआ है व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्ट्स इनटू अ वेक्टर क्वांटिटी इज नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट। अब इसको क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है? जिस तरह से डॉट प्रोडक्ट को डॉट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन दोनों वेक्टर्स के दरमियान इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल इस्तेमाल होता है वो डॉट इस्तेमाल होता है। इसी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल इस्तेमाल होता है वो क्रॉस होता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट की जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो कुछ इस तरह की है, a क्रॉस b इज इक्वल टू ab sin of थीटा n कैप। अब a क्रॉस b, इन दोनों के दरमियान जो सिंबल यूज हो रहा है वो क्रॉस है। a वेक्टर a का मैग्नीट्यूड है, b वेक्टर b का मैग्नीट्यूड है। थीटा इज द एंगल बिटवीन द टेल्स ऑफ दीस टू वेक्टर्स, वेयर n कैप इज द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। राइट, अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन में आ जाते हैं। जिस तरह से डॉट प्रोडक्ट के अंदर आपने दो वेक्टर्स को सपोज किया था, इसी तरह से यहाँ आपने दो वेक्टर सपोज किए हैं। लेट कोई वेक्टर आपके पास a है, कोई वेक्टर आपके पास b है, दोनों को कुछ इस तरह से मैंने रिप्रेजेंट किया। अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट लेना चाहता हूं तो मैं पहला काम क्या करूंगा, जो काम आपने डॉट प्रोडक्ट में किया था वही काम आप क्रॉस प्रोडक्ट में भी करेंगे। दोनों वेक्टर्स की टेल्स को विदाउट चेंजिंग देयर डायरेक्शंस आप ज्वाइन कर देंगे। तो पहली बात इसमें भी यही लिखी हुई है, ज्वाइन द टेल्स ऑफ बोथ वेक्टर। अगर मैं ग्राफिकली इसकी इलस्ट्रेशन करूं तो पहले मैंने इन दोनों वेक्टर्स की टेल्स को ज्वाइन किया कुछ इस तरह से। ये वेक्टर b है और ये वेक्टर a है और मैं a क्रॉस b लेना चाहता हूं, तो मैंने दोनों वेक्टर्स की टेल्स को आपस में मिला दिया। अब दोनों वेक्टर की टेल्स को मिलाने से इन टेल्स के दरमियान एक एंगल बनेगा, दैट विल बी थीटा। राइट, अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लेना चाहता हूं और क्रॉस प्रोडक्ट क्योंकि उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी, तो क्रॉस प्रोडक्ट लेने के लिए मुझे उसकी डायरेक्शन का पता होना भी जरूरी है। तो डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए आप यहाँ राइट हैंड रूल यूज करेंगे। तो राइट हैंड रूल क्या है? राइट हैंड रूल रिप्रेजेंट करता है वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन को। अब ये किस तरह से आप यूज करेंगे? आपने अपने राइट हैंड की जो पाम है उसको फर्स्ट वेक्टर के साथ इस तरह से रख लेना। राइट, फर्स्ट वेक्टर के पैरेलल रखने, यहाँ a क्रॉस b, तो a पहला वेक्टर है, b दूसरा वेक्टर है, तो आप a के साथ उसको इस तरह से पैरेलल रख लेंगे और अंगूठा आपका इरेक्टेड होना चाहिए, यानी कि इरेक्टेड थंब के साथ आपने फर्स्ट वेक्टर को सेकंड वेक्टर की तरफ रोटेट करवाना है अपनी कर्लिंग फिंगर्स के साथ। राइट, तो अगर मैं a को b की तरफ कुछ इस तरह से रोटेट करवाऊंगा तो आपका इरेक्टेड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट होगा, जो कि आउट ऑफ द प्लेन नजर आ रहा है। राइट, तो यहाँ a क्रॉस b इस ऊपर वाले वेक्टर के जरिए हम बाहर को शो नहीं कर सकते, तो मैंने ये वेक्टर नॉर्मली अपवर्ड रिप्रेजेंट किया हुआ। ये एक्चुअली कहाँ है? ये नॉर्मली आउट ऑफ द प्लेन है। A एंड B जिस प्लेन में लाई कर रहे होंगे, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट उस प्लेन के ऊपर क्या होगा? नॉर्मल होगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये वेक्टर मैंने जो अपवर्ड शो किया है ये आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है और नॉर्मली आ रहा है, तो A क्रॉस B को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ मैंने नीचे लिखा हुआ है नॉर्मली आउट ऑफ द प्लेन। ये प्लेन आपका पेपर भी हो सकता है जिसके ऊपर आप इसको ड्रॉ करेंगे। इसी तरह से अगर मैं B क्रॉस A लेना चाहता हूँ तो B क्रॉस A को मैं किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? B और A दोनों वेक्टर्स की टेल्स को मैंने आपस में ज्वाइन कर दिया। अब B मेरा फर्स्ट वेक्टर है, A मेरा लास्ट वेक्टर यानी कि सेकंड वेक्टर है, तो मैं राइट हैंड रूल यहाँ यूज करूंगा। तो मैं B को A की तरफ रोटेट करवाऊंगा अपने राइट हैंड रूल के मुताबिक। आपने फर्स्ट वेक्टर को सेकंड वेक्टर की तरफ रोटेट करवाना है विद इरेक्टेड थंब। आपका थंब इरेक्टेड होना चाहिए। अगर मैं B को A की तरफ रोटेट करवाता हूं तो मेरा थंब इनटू द बोर्ड है, यानी कि नॉर्मली इनटू द प्लेन है, नॉर्मली इनटू द पेपर है। तो मेरे पास यहाँ B क्रॉस A जो नॉर्मली इनटू द पेपर है, इनटू द पेपर में डायरेक्शन को पेपर के ऊपर शो नहीं कर सकता, तो उसको मैंने डाउनवर्ड शो किया है। और साथ में मैंने B क्रॉस A की जो डायरेक्शन राइट हैंड रूल की मदद से लिखी हुई है, इट इज नॉर्मली इनटू द प्लेन। ये नॉर्मली उस प्लेन के अंदर की तरफ है जिस प्लेन में वेक्टर A एंड B लाई कर रहे हैं। राइट, तो अब हम वेक्टर प्रोडक्ट की एग्जांपल्स देख लेते हैं। टॉर्क, जिसके बारे में आपने सुना हुआ है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है किस किस का? मोमेंट आर्म का और अप्लाइड फोर्स का।
इसी तरह से ये आपके पास मैग्नेटिक फोर्स है जो कि एक मूविंग चार्ज के ऊपर लगती है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है वेलोसिटी ऑफ द चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड एट दैट टाइम जो वहां उस चार्ज के ऊपर एक्सर्ट हो रही होगी, ये हम दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से अचीव की जाती है। आइए अब हम इस क्रॉस प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। जी बेटा, अब हम क्रॉस प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। जी, इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स में जो सबसे पहली बात लिखी हुई है वो वही बात है जो आपने डॉट प्रोडक्ट में देखी। इसमें यही लिखा हुआ है कि वेक्टर प्रोडक्ट जो है, आपने देखा था डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव था, जबकि वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट में आपको पता है कि डायरेक्शन का भी ख्याल रखना होता है। अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट की बात करें तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा, लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन आपस में सेम नहीं होगी। जिस तरह आप लोगों ने देखा था कि ए क्रॉस बी जो था इसकी डायरेक्शन आउट ऑफ द पेपर या आउट ऑफ द प्लेन आ रही थी, जबकि बी क्रॉस ए की जो डायरेक्शन है वो इनटू द प्लेन या इनटू द पेपर जा रही थी, जिसको आपने अपवर्ड और डाउनवर्ड शो किया था इस बोर्ड के ऊपर। इसीलिए ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है। लेकिन अगर हम ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल करना चाहते हैं तो हमें बी क्रॉस ए के साथ नेगेटिव या माइनस के साथ उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो नेगेटिव क्या करेगा, उसकी इनटू द प्लेन जो डायरेक्शन है उसको आउट ऑफ द प्लेन कर देगा, जिसकी वजह से डायरेक्शन भी सेम हो जाएगी मैग्नीट्यूड के साथ साथ। इन दैट केस आप दोनों वेक्टर्स को आपस में क्या लिख सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों में सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस था जो मैंने सेम कर दिया बाय मल्टीप्लाइंग दिस नेगेटिव साइन विद बी क्रॉस ए। सिमिलरली इसकी जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है वो ये लिखी हुई है कि अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, इन दैट केस क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा। अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, इन दैट केस आपके पास एंगल जो है वो 90 डिग्री बनेगा। अब अगर आपके पास एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, दोनों में क्रॉस प्रोडक्ट लिया जा रहा है और दोनों में बनने वाला एंगल 90 डिग्री है, तो आपके पास ए बी साइन 90 डिग्री और साथ में ये एन कैप मल्टीप्लाई होगा। अब एन कैप चूंकि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर आएगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, तो साइन 90 विल गिव यू 1, तो आपके पास ए क्रॉस बी इक्वल आ जाएगा ए बी इनटू एन कैप, क्योंकि एन कैप डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और आपको पता है ए क्रॉस बी का आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी ही आएगा, राइट। सिमिलरली आपको पता है कि आपके जो यूनिट वेक्टर्स हैं आई कैप, जे कैप, के कैप आपस में 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, तो अगर मैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट लूं, आई क्रॉस जे करूं, जे क्रॉस आई करूं, तो आपके पास आंसर आएगा के कैप। किस तरह से, अब मैं आपको करके दिखाने लगा, देखिएगा। अगर आपके पास ये आई कैप है, राइट, ये आपके पास जे कैप है, ये आपके पास के कैप है और तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो अगर मैं आई क्रॉस जे करता हूं तो आई आपका बाहर की तरफ है, जे मेरी तरफ है, तो आई क्रॉस जे करूं तो अंगूठा मेरा किस डायरेक्शन में जाएगा, के कैप की डायरेक्शन में जाएगा। अब चूंकि इन दोनों की जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 1 है, तो इनका मैग्नीट्यूड भी 1 ही आएगा। तो चूंकि के कैप की मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी 1 है, लेकिन डायरेक्शन के कैप की डायरेक्शन में, तो आई और जे को जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो मुझे के कैप की डायरेक्शन में इंडिकेशन देंगे और उनका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा 1। तो इसका मतलब आई क्रॉस जे करने से आपको क्या अचीव होगा, के। सिमिलरली आपको जे क्रॉस के करने से क्या अचीव होगा, आई कैप, और के क्रॉस आई करने से क्या अचीव होगा, जे कैप। लेकिन अगर आप इसकी उल्टी डायरेक्शन में चलते हैं, आई क्रॉस जे की बजाय आप जे क्रॉस आई करते हैं और जे क्रॉस के की बजाय के क्रॉस जे करते हैं और के क्रॉस आई की बजाय आप आई क्रॉस के करते हैं, डायरेक्शन क्या आ जाएगी, उलट, तो आप इसके साथ नेगेटिव साइन यूज करेंगे। इसीलिए आई क्रॉस जे अगर के कैप के इक्वल है तो जे क्रॉस आई विल बी इक्वल टू माइनस के कैप, अगर जे क्रॉस के आई कैप के इक्वल है तो के क्रॉस जे विल बी इक्वल टू माइनस आई कैप, के क्रॉस आई जे कैप के इक्वल है तो आई क्रॉस के विल बी इक्वल टू माइनस जे कैप, राइट। तो ये आपके पास यूनिट वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म थी। अगर दो ऐसे वेक्टर्स आपस में क्रॉस प्रोडक्ट के जरिए मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं जिनके दरमियान बनने वाला एंगल 0 डिग्री है या 180 डिग्री है, यानी कि वो पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं, इन दैट केस आपके पास क्या होगा, पहले हम पैरेलल की बात कर लेते हैं। अगर दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं तो ए क्रॉस बी 0 के इक्वल आ जाएगा या नल वेक्टर के इक्वल आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको आइडिया है कि आपके पास अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो साइन 0 विल गिव यू 0, तो उसकी वजह से पूरी प्रोडक्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, 0। ये एक ऐसा वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आर्बिट्रेरी, और आपको पता है ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं, नल वेक्टर। अगर दोनों वेक्टर ए और बी आपस में पैरेलल हो जाए या ए और बी की टेल्स में बनने वाला एंगल 180 डिग्री हो जाए, इन दैट केस आपके पास जो ए क्रॉस बी का आंसर जो आएगा वो भी नल वेक्टर यानी कि 0 आएगा। वो किस वजह से, क्योंकि साइन 180 डिग्री आपको क्या देता है, 0 देता है, तो आपके पास इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपके पास ए क्रॉस बी का आंसर क्या आएगा, 0, यानी कि नल वेक्टर आएगा। जी,
इसी तरह से अगर मैं यूनिट वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट ले लूं जो कि आपस में पैरेलल हैं, I क्रॉस I, J क्रॉस J, K क्रॉस K, तो इनके दरमियान भी बनने वाला एंगल 0 डिग्री होगा, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट भी आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा, या नल वेक्टर आएगा जो मैंने यहां मेंशन किया होगा। जी, अब हम वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बुनियाद पर क्या करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। अगर मैं A क्रॉस B लूं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बुनियाद पर, तो आप देख रहे हैं कि ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप क्रॉस bx i कैप by j कैप प्लस bz k कैप, इन दोनों को आप क्रॉस प्रोडक्ट के जरिए मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो ये मैंने सबको मल्टीप्लाई किया हुआ है और आपको मैंने बताया था क्रॉस वेक्टर्स के दरमियान आएगा। तो ax bx ay by az bz सारी स्केलर क्वांटिटीज है, इनके दरमियान क्रॉस नहीं आएगा, ये सिंपल मल्टीप्लाई होगी, जबकि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो यूनिट वेक्टर्स के दरमियान आएगा। I क्रॉस I, I क्रॉस J, I क्रॉस K, J क्रॉस I, J क्रॉस J, J क्रॉस K, K क्रॉस I, K क्रॉस J, K क्रॉस K। तो क्रॉस जो है वो वेक्टर्स के दरमियान आता है। तो यहाँ आप इनकी वैल्यूज पुट करें, अगर I क्रॉस I आपको पता है 0 के इक्वल है, इसी तरह से I क्रॉस J K कैप इक्वल है जो मैंने यहाँ बताया आपको। अगर ये सारी वैल्यूज आप रिप्लेस करें तो आपके पास जो फाइनल जी, अगर इन सब की वैल्यूज पुट करें तो आपके पास जो फाइनल आंसर बनता है वो बनता है A क्रॉस B इज इक्वल टू AY BZ माइनस AZ BY I कैप प्लस AZ BX माइनस AX BZ J कैप प्लस AX BY माइनस AY BZ K कैप, राइट। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो माइनस कॉमन लेने से यहाँ बाहर माइनस आ जाएगा, तो ये नेगेटिव वैल्यू क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी, और ये पॉजिटिव वैल्यू क्या बन जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी। तो मेरे पास एक ऐसी फॉर्मेशन बन जाएगी कि मैं इस रिलेशन को एक और फॉर्मूले से भी क्या कर सकता हूँ, ड्राइव कर सकता हूँ। तो आइए उस फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। जी बेटा, वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड करने का जो एक अल्टरनेट मेथड है वो कुछ इस तरह से है। अगर आपके पास एक वेक्टर A है और एक वेक्टर B है, तो आप इस रिलेशन को इस्तेमाल करते हुए क्या कर सकते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से, आप डिटर्मिनेंट की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। किस तरह से, I कैप J कैप K कैप उनके यूनिट वेक्टर ऊपर रिप्रेजेंट करें और I कैप के नीचे फर्स्ट वेक्टर का x कंपोनेंट और फिर सेकंड वेक्टर का x कंपोनेंट, फिर J कैप के नीचे फर्स्ट वेक्टर का y कंपोनेंट, सेकंड वेक्टर का y कंपोनेंट नीचे। इसी तरह से K कैप के नीचे फर्स्ट वेक्टर का z कंपोनेंट और सेकंड वेक्टर का z कंपोनेंट। इस तरह से डिटर्मिनेंट फॉर्म में निकालेंगे और ये 3/3 का डिटर्मिनेंट बन जाएगा। और मैथ वालों ने 3/3 का डिटर्मिनेंट मैथ में सॉल्व किया हुआ है, लेकिन जो मेडिकल वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन मैं आपको समझा देता हूं, इसमें रो एंड कॉलम ऑपरेशन आपने करना है। पहले आपने फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो ले ली, और जो बाकी जो आपके पास एलिमेंट्स बचेंगे इनको आपस में आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। कुछ इस तरह से इस वैल्यू को इसके साथ और माइनस इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास AY BZ ये आपको नजर आ रहा होगा, AZ BY ये आपको नजर आ रहा होगा, और दरमियान में माइनस, राइट। और जो वैल्यू आपके पास एक बचेगी, यानी कि जो आपके पास इस रो में और इस कॉलम में कॉमन आ रहा था, वो आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, जो कि I कैप। इस फॉर्मूले के मुताबिक 3/3 का जो डिटर्मिनेंट ओपन किया जाता है, इसका एक फॉर्मूला है, उसमें जो सेकंड वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है, तो आपने माइनस साइन कर देना, राइट। अब आपने कॉलम चेंज कर लेना, रो वही रखनी है क्योंकि I कैप J कैप K कैप आपको चाहिए वैल्यू के साथ, तो आपने रो वही रखनी है, कॉलम चेंज कर लेना। मैंने आप सेकंड कॉलम ले लिया है। अगर मैंने सेकंड कॉलम ले लिया तो आपके पास जो एलिमेंट बचेंगे उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, AX BZ, राइट, AZ BX। मैंने A वाली वैल्यू पहले लिखी ताकि उस वैल्यू के साथ जो आप लास्ट टाइम फाइंड कर चुके हैं उसके साथ कंपैरिजन किया जा सके। तो आपके पास यहाँ वैल्यू आ जाएगी, अगर J कैप वाला कॉलम आपने कॉमन ले लिया हुआ तो आपके पास AX BZ आ जाएगा, AZ BX आ जाएगा और दरमियान में माइनस, ठीक है। और J कैप चूंकि कॉमन है इसके साथ J कैप। सिमिलरली अगर मैं ये थर्ड कॉलम लूं, रो वही रखूं, तो बाकी जो एलिमेंट बचेंगे AX BY AY माइनस AY BX, राइट। तो आपके पास जो कॉमन वैल्यू है वो क्या है, K कैप, तो K कैप मैंने यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई। तो ये भी एक तरीका है शॉर्ट फॉर्म वेक्टर प्रोडक्ट की वैल्यू को फाइंड करने का, राइट। इसमें जो लास्ट पॉइंट इस पे लिखा हुआ है कि आप अगर पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड को वेक्टर सपोज करें, अगर एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड वेक्टर्स रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो इन दैट केस आप उन दोनों वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का अगर मैग्नीट्यूड ले लें, तो उन दोनों वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो उस पैरेललोग्राम के एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। जी बेटा, आज के लिए बस इतना ही। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें, और इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।